नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में भावुकता की कोई जगह नहीं होती, लेकिन राजनीति की मुश्किल राहों के बीच में कई बार भावनाओं के तीव्र मोड़ आ जाते हैं और कुछ आंसू छलक जाते हैं, कुछ मीठे बोल छिटक जाते हैं। आज देश ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को एक दूसरे के लिए भावुक होते देखा। पीएम मोदी आज संसद में 15 मिनट 25 सेकंड तक बोले और इनमें से करीब 10 मिनट 55 सेकंड गुलाम नबी आजाद पर बोले। इस दौरान वो भावुक हुए, रोए, आंसू पोंछते रहे, बार बार पानी पीते रहे। गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री की जुबान से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको रिटायर नहीं होने दूंगा, आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। सामने गुलाम नबी आजाद भी भावुक थे, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री की भावनाओं को हृदय से स्वीकार कर रहे थे। अपने अपने आंसू थे, अपना अपना राजनीतिक नमक भी था और एक दूसरे का सम्मान था। आज के दौर में भारतीय राजनीति में ऐसे दृश्य दुर्लभ हैं और बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज राजनीति में भावनाओं के स्थान का विश्लेषण करना जरूरी है। इसके साथ ही आपको इस कविता के बारे में भी बताएंगे जिसके जरिए रामदास अठावले ने संसद में गुलाम नबी आजाद को सलाम किया, और खबरदार में आपको गुलाम नबी आजाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। 9:30 बजे विश्लेषण की दिशा को उत्तराखंड की तरफ मोड़ेंगे और आपको चमोली में हुई विनाश लीला के चश्मदीदों से मिलवाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति के गुस्से की स्ट्राइक को अपनी आंखों से देखा। इस बीच फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का मुश्किल ऑपरेशन चल रहा है। सबको उम्मीद है ये कई जिंदगियों को बचाने वाला ऑपरेशन साबित होगा। देवभूमि से इस ऑपरेशन की टनल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक चमोली में क्या कर रहे हैं। तबाही की असली वजहों का पर्वतीय विश्लेषण आपको खबरदार में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत राजनीति की उस खबर से जिसमें इमोशंस काफी ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी उनकी कोई भी इमेज बनाए, उनको कुछ भी कहें, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जो ये संदेश देते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री भी आम इंसान की तरह है, आपकी तरह इमोशनल हो सकता है। आज ऐसा ही मौका था जब राज्यसभा से कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री उनकी पुरानी बातों को याद कर रहे थे और याद करते हुए रोने लगे। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। गुलाम नबी आजाद से प्रधानमंत्री मोदी का पुराना नाता रहा है। राजनीति की होड़ के बीच भी विरोधियों का सम्मान करना और उनकी विदाई पर इस तरह भावुक हो जाना, ऐसे उदाहरण इस दौर में कम मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद की कौन सी बात पर प्रधानमंत्री भावुक हो गए, सबसे पहले हम आपको यही दिखाते हैं। अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। गला भर आया, आंसू निकलने लगे, शब्द रुकने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत इमोशनल हो गए। गुलाम नबी आजाद की बात ही ऐसी थी जिसे याद करके प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे प्रधानमंत्री जिस घटना को याद कर रहे थे वो 15 साल पहले की है, जब श्रीनगर में गुजरात से आए टूरिस्टों की बस पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। ये उसी आतंकी हमले की तस्वीरें हैं। इसमें 36 लोग घायल हुए थे, 8 की जानें चली गई थी। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी,
प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। गुलाम नबी आजाद की वही बात पीएम को आज तक भावुक करती है। तब आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जैसे ही गुजरात के टूरिस्टों पर हमले की खबर मिली, वो घायलों से मिलने पहुंच गए, उनसे मिलकर रोने लगे, माफी मांगने लगे। फल लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। हम सब माफ कर दो। ये वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुलाम नबी आजाद ने खुद उन्हें फोन करके हमले के बारे में बताया और फूट फूट कर रोने लगे। घायलों के इलाज का इंतजाम खुद देखा और उन्हें विशेष विमान से भिजवाया। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। परिवार के सदस्यों की बहुत कम मौके होते हैं जब प्रधानमंत्री इस तरह से भावुक हुए। गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई ऐसा ही मौका बन गया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। संसद की हंगामा पॉलिटिक्स के बीच सदन कैसे मिलकर चलाना है, ये गुलाम नबी आजाद जैसे नेता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए संसद में उनकी कमी सबको खलेगी। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे। आज की राजनीति में गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कम हैं, जिनके पास दशकों की राजनीति का लंबा अनुभव है, जिन्हें मतभेदों के बीच भी रास्ता निकालना आता है और जो विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का पूरा सम्मान रखते हैं। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। आज तक ब्यूरो। हम हमेशा यही देखते हैं कि नेता एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे पर हमले करते हैं। ये राजनीति में स्वाभाविक भी है, लेकिन कई बार शब्दों की मर्यादा भी नहीं रहती है। कई बार राजनीतिक हमलों में गरिमा नहीं होती है। आजकल तो नेता एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह की कटुता वाली राजनीति के बीच अगर विरोधी नेता आपस में एक दूसरे की अच्छी बातों को याद करके भावुक हो जाते हैं और संसद में इस तरह के इमोशनल सीन दिखते हैं, तो यही दिखता है कि अब भी बहुत कुछ बचा है। प्रधानमंत्री ने स्टेट्समैनशिप का परिचय दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी सरकार बनाता है वो फिर विरोधी दल के नेताओं को पूछता तक नहीं है। सिर्फ एक राजनीतिक सोच वाले लोगों को पद और सम्मान दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में विरोधी दलों के नेताओं का भी पूरा सम्मान किया गया। दिवंगत प्रणब मुखर्जी जीवन भर कांग्रेस में रहे, लेकिन 2019 में उन्हें मोदी सरकार ने सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 3 बार असम के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता रहे दिवंगत तरुण गोगोई को इस बार पद्म भूषण सम्मान दिया गया। 2017 में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से 4 बार नागालैंड के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के नेता एससी जमीर को पद्म भूषण दिया गया। उड़ीसा में कांग्रेस के नेता रहे भवानी चरण पटनायक को
2018 में पद्मश्री दिया गया। इसी तरह से नागालैंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे तोकियो सेमा को 2016 में पद्मश्री दिया गया था। 2020 में पीडीपी के नेता रहे मुजफ्फर हुसैन बेग को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राजनीति में मतभेद और विरोध तो होता है, लेकिन एक दूसरे का गला दबाने वाली दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अटल जी भी कहते थे कि राजनीति में कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शत्रु की कोई जगह नहीं है। इसी पर उन्हीं के एक पुराने भाषण का एक हिस्सा आपको हम सुनाते हैं, जब वो अपने राजनीतिक विरोधियों के मंच पर थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। इतने सुझाव, इतनी गहराई से अध्ययन, पता नहीं सब विरोधी मित्रों को उनका भाषण रुचिकर लगा या न लगा, लेकिन हम लोग जो सरकार चलाने का दायित्व इन दिनों निभा रहे हैं, उनको लगा कि सचमुच में विधेयक में कुछ कमियां हैं और शरद राव के सुझावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जहां संभव है वहां उनका समावेश किया जाना चाहिए। शरद राव का व्यक्तित्व अलग खड़ा है। चंद्रशेखर जी तो उस बैठक में नहीं थे। चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि तीनों में कुछ अंदर ही अंदर बातें होती हैं। मैं सोच रहा था कि कौन सी बातें अंदर होती हैं और कौन सी बाहर होती हैं। सच्चाई तो यह कि बात भी नहीं होती। अब वो दिन आने वाला है जब देश के राजनीतिक नेता एक दूसरे से बात करने में कतराने लगेंगे, क्योंकि राजनीतिक कटुता इतनी बढ़ जाएगी। सत्ता का मोह, स्पर्धा, संकुचित मनोवस्था, राजनीति में विरोधी रहें तो समझ में आ सकता है। विरोधियों को मित्र बनाने की कला भी सीखी जाए, ये भी आवश्यक है, लेकिन शत्रु कोई नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में शत्रु के लिए कोई स्थान नहीं है। आज राज्यसभा में पहले प्रधानमंत्री रोए, फिर गुलाम नबी आजाद का गला भराया। संसद में भावुक माहौल हो गया, लेकिन इस माहौल के बीच आरपीआई नेता रामदास अठावले आए। सदन में वो नेता से ज्यादा कवि बन जाते हैं। उन्होंने पूरे माहौल को अपनी कविता से कैसे हल्का फुल्का किया और कैसे सब ठहाके लगाने लगे। राज्यसभा की कार्यवाही का ये दिलचस्प हिस्सा आपको सुनाते हैं। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हो आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ, ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए। हर तरह के विचार हो, कविता हो, शायरी हो, मतभिन्नता हो, लेकिन नफरत न हो। आज गुलाम नबी आजाद ने अपने विदाई भाषण में एक और बड़ी बात की। ये बात उन लोगों को बहुत चुभेगी जो भारत में मुसलमानों को डरा हुआ बताते हैं और इस तरह के दुष्प्रचार से देश की बुराई करते हैं। गुलाम नबी आजाद की ये बात हर भारतीय को सुननी चाहिए और इस पर गर्व करना चाहिए। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए।
गुलाम नबी आजाद 41 साल से राजनीति में हैं। 5 बार वो राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। पिछले 6 साल से राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। वो कांग्रेस के संगठन में भी रहे, सरकार में भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी रहे। इंदिरा और संजय गांधी के जमाने से वो गांधी परिवार के करीबी हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस नेतृत्व से उनकी नाराजगी दिख रही है। वो उस G23 नेताओं के खेमे में है जिसने पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में सक्रिय अध्यक्ष होने और संगठन में व्यापक बदलाव करने की मांग की थी। सवाल यही है कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे? क्या उन्हें कांग्रेस फिर से राज्यसभा में लाएगी या फिर कांग्रेस अब उन्हें मौका नहीं देगी और उनकी संसदीय पारी यहीं पर खत्म हो गई? हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने गुलाम नबी आजाद से बातचीत की। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल था आपके लिए। जब आप सदन जा रहे थे तो मन में क्या ख्याल आ रहा था? मन में तो ख्याल आ रहा था कि आज फेयरवेल है और देखना है कि कौन क्या बोलता है हमारे बारे में, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, कितना बोलता है। तो मेरी अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा हमारे एमपीज़ ने बोला, हमारे सभी पार्टी के दलों ने बोला और अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा हमारे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैं नहीं अपेक्षा करता था कि प्रधानमंत्री इतना सेंटिमेंटल हो जाएंगे, इतना इमोशनल हो जाएंगे, इतना भावुक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक और वाकया बताया जब आप बातचीत कर रहे थे उनसे सदन के भीतर ही, संसद के भीतर ही, और उन्होंने ये बताया कि हम लोग की मतलब कि मीडिया के लोग सोच रहे थे कि ये लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का क्या मेल, इस तरह का जिक्र किया उन्होंने। वो वाकया याद है? देखिए, बहुत राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है, बदलाव भी आया है और गिरावट भी आई है। आज राजनीति में लगता है कि आप विपक्ष का आदमी अगर सरकार के किसी व्यक्ति से बात करे या सरकार का व्यक्ति या लीडर किसी विपक्ष के नेता से बात करेगा, वो ये लगता है कि ये मिले हुए हैं, कुछ बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 30 साल 40 साल पहले तो इकट्ठे विपक्ष के लोग जब सदन में जो बोलते हैं, हम लोग वो आदमी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम एक दूसरे के, हम उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, हम उसकी पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छी पॉलिसी अगर हो तो सराहना भी होती है। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वो भी जानते हैं हमको बहुत अच्छी तरह से और मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन उनको और ये जानकर भी हम में से कोई एक दूसरे के पास पार्टी क्रॉस नहीं करने वाला है। लेकिन कभी कभी ये भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि भाई आप अपनी पार्टी के लिए डट के बैठे हैं और फिर भी अप्रिशिएट दूसरे का काम करते हैं। ये भी एक कुछ लोग ही करते हैं। तो आजाद साहब, बहुत लोग को खटक रहा था कि इतना आपका प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दिया। ये तो गौरव की बात होनी चाहिए मेरे लिए भी और मेरी पार्टी के लिए भी कि उनकी पार्टी के सदस्य की कोई सराहना कर रहा है। पर प्रधानमंत्री लगातार इतनी देर तक बैठे रहे, उनको बैठना नहीं था। ये आपने भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री को इतनी देर तक बैठना नहीं था, वो लगातार 2 घंटे तक बैठे रहे। एक तरफ आपकी पार्टी में आपकी क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। मेरी क्षमता पर कांग्रेस पार्टी ने किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। नेतागण हैं कुछ लोग, कुछ छोटे लेकिन बड़े नेताओं ने जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनको हमारी क्षमता के बारे में मालूम है, उन्होंने कभी हमें क्वेश्चन नहीं किया। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आए सैलाब के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। इस आपदा में अब तक 30 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं। पूरे देश की नजरें तपोवन में एनटीपीसी की टनल में जो बचाव अभियान चल रहा है उस पर है। यहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अभी तक इस सुरंग से करीब 120 मीटर मलबा निकाल लिया गया है, यानी 120 मीटर मलबा निकालने में कामयाबी मिली है अभी तक। टनल इंजीनियर्स और जानकार जो हैं, उनके अनुसार सुरंग में 180 मीटर के आसपास एक घुमाव आता है, एक टर्न आता है, जहां से 90 मीटर की दूरी पर एक सेफ्टी टनल है। 120 मीटर तक का मलबा निकाल लिया गया है
यानी इससे 60 मीटर आगे वो हिस्सा आ जाएगा जहां से दो हिस्सों में बढ़ती है टनल। 90 मीटर की दूरी पर एक सेफ्टी टनल है और इसी के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि मलबा इसके आगे उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाया होगा। बचाव दल को भरोसा है कि जो सेफ्टी टनल है उसके पास लोग फंसे हो सकते हैं और जीवित हो सकते हैं इस समय भी। इन्हें बचाने के मिशन में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तैनात हैं। साथ ही भारतीय नेवी ने अपनी मरीन कमांडोज यानी मार्कोज को वहां पर भेज दिया है। वो टीम वहां पर पहुंच गई है, अपने उपकरणों के साथ वहां का जायजा ले रही है। आज तक की टीमें लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हैं। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए और इस वक्त आपको हम आज तक पर दिखा रहे हैं एनटीपीसी सुरंग का जो ये फ्रंट एरिया है। यहाँ से आप देखिए कि अभी जो ये रोड रोलर्स हैं इनको दरअसल यहाँ से गुजरना है और ये कोशिश यहाँ पर हो रही है इस मलबे को फ्लैट करने की और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज रेस्क्यू ऑपरेशन में है भी। ये फ्रंट गेट आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर हेलीबॉर्न यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए भी लेजर और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके जो विज्ञान मंत्रालय है, अर्थ साइंस और विज्ञान, उनके एक टीम ने यहाँ पर कई राउंड हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरकर भी कोशिश की जमीन के अंदर अगर कोई व्यक्ति दबा हुआ है उसकी पल्स के जरिए पहचानने की कोशिश, इन तमाम तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। चंद सेकंड का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। कई जिंदगियां खत्म हो गई, कईयों को बचा लिया गया। 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। उन्हीं में से एक हैं ऋषिगंगा परियोजना के जनरल मैनेजर बशारत जरगल। सैलाब आने से महज 15 मिनट पहले उनकी अपने बेटे से फोन पर बात हुई थी। जी मेरे फादर लास्ट वीक यहाँ आए थे। ही वॉज जनरल मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, और पिछले 2 दिनों से कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। आई होप सब सही हो जाए, सब ठीक से हो जाए और वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। तपोवन की एनटीपीसी सुरंग 180 मीटर की है। आधी से ज्यादा सुरंग का मलबा निकाला जा चुका है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि मलबा हटाने में 2 दिन तक लग सकते हैं। यहाँ पर चुनौती क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल फोर्सेस जो है वो 100 से करीब 120 मीटर तक के एरिया तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि वहां पहुंचने के बाद भी जो दूसरा हिस्सा है सुरंग का, वहां से मलबा आगे आ जाता है और ऐसे में फिर उस मलबे को हटाना चुनौती हो जाती है। तो लगातार 2 दिन यानी 48 घंटे से ये ड्रिल नॉन स्टॉप यहाँ पर चल रहा था। तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए मरीन कमांडोज की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। टनल के अंदर ड्रोन भेजकर भी पता लगाया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर जमीन के अंदर दबे लोगों का पता लगाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड उनके थ्रू भी एक हेली भेजा गया था। अभी आपने देखा तो वो बेसिकली वो लेजर इमेजिंग और इलेक्ट्रोमोटिव पल्स के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई हमें एयर पॉकेट मिल जाए। इस सुरंग में से सिर्फ मलबा ही बाहर नहीं आ रहा, बल्कि चमत्कार की कहानियां और बचाए गए लोगों की आपबीती भी बाहर आ रही है। प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। और उस 7 घंटे में क्या आप लोग करते रहे? मैंने 7 घंटे में अंदर सबको अंदर में इनको मनोरंजन कराया, शेर व शायरी की, कुछ गाना गवाए, किसी को एक्सरसाइज करवाया। इसी तरीके से वो 7 घंटे इनको मैंने वहाँ एडजस्ट करे और लास्ट में इनको पहले इनको सबको निकाल दिया। लास्ट में मैं निकला हूँ और अपना जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने सबको सुरक्षित निकाल दिया। 300-350 मीटर टनल के अंदर थे हम, जब मलबा और दलदल पूरा अंदर भरा हुआ था, तो हम पाइप पकड़ के 100-200 मीटर पे सारे बंदे इकट्ठे हो गए। हमारे संग एक बुजुर्ग आदमी था, सीनियर फोरमैन, उसने कहा कि आप घबराओ मत, देखते हैं पानी कम हो गया है। आगे फेस तो पूरा पैक था, कुछ नहीं दिख रहा था बाहर।
और उसने कहा घबराना नहीं है, एक साथ बैठे रहो सारे बंदे, जहाँ पे भी हो 12 के 12 एक साथ रहो। और फिर उसने कहा कि विनोद एक बार फिर फेस पे जाएगा। लेकिन जब तक एक भी जिंदगी बचने की उम्मीद है, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद आज भी चला और पीड़ितों के परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो अभी करीब 30 से 35 लोग भीतर फंसे हुए हैं वो कब बाहर आ पाएंगे और वो उन्हें देख पाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे ये समय बीत रहा है वैसे वैसे में जिंदगी की जो ये आस है इससे चोट जरूर पहुंच रही है और वो तकलीफ हमें लोगों की आंखों में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, तपोवन, उत्तराखंड आज तक। अब पूरी व्यवस्था के सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि इसे प्राकृतिक आपदा मानकर संतोष कर लें। दूसरा विकल्प है मानव निर्मित आपदा के एंगल से इसका विश्लेषण। इस सैलाब के लिए ग्लोबल वार्मिंग से हुआ जलवायु परिवर्तन और इको सेंसिटिव जोन में निर्माण दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। तपोवन में एनटीपीसी बिजली प्रोजेक्ट को लेकर 2016 में गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतराज जताया था। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 69 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से भागीरथी को 81% और अलकनंदा को 65% नुकसान हुआ है। 1980 के बाद सड़कों और बिजली प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड में करीब 8 लाख हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान हुआ है। सुरंगों के लिए किए जाने वाले विस्फोट और प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ों की कटाई कभी भी विनाश ला सकती है। तब गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय की रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स का काम जारी रहा और रविवार को वो हुआ जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। आज तक संवाददाता ने चमोली में रैणी गांव की कुछ महिलाओं से बात की जिन्होंने सैलाब को अपनी ओर आंखों से आते हुए देखा था। ये तमाम महिलाएं हमारे साथ इस चौपाल में इसलिए शामिल हो रही हैं, ये बताने के लिए कि मन में डर कितना है, फिक्र कितनी है। आंखों के सामने जो मंजर देखा वो आजीवन भूल नहीं पाएंगी। आप किसके साथ थी माँ जी और क्या कर रही थी वहाँ पर, क्या हुआ था आपके साथ? हम नीचे सास के साथ थे, खेत जा रखे थे। थोड़ा सा आवाज आया, थोड़ा हवा जैसा आवाज आया, फिर मैंने ऐसा देखा तब तक वो बहुत सैलाब आ रहे, बड़े बड़े पहाड़ टूट के आ रहे। और आप कहाँ काम कर रही थी? वो पुल के पास में जाओ, वो पुल वो पुल कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। वो पुल हमारे ठीक पीछे इस कैमरे में तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। ये जो पुल टूट गया है दरअसल ये चमोली जिले को नीति से जोड़ता है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी पुल के आसपास इनकी खेती थी, माँ जी की खेती थी। वो उस समय अपनी सास के साथ वहाँ पर काम कर रही थी। आगे क्या हुआ इन्हीं की जुबानी सुनिए जी। आगे बहुत भयंकर सैलाब आया, उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं, मेरे को हवा ने पता ना, हवा से मैं उड़ के इधर तक पहुंच गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा ही नहीं मैंने। भयंकर सैलाब एक ही बार देखा मैंने, इतने आते हुए। उसके बाद मेरे को हवा ने कुछ सेकंड में ये सब कुछ हो गया। तो आपकी साथ जो आपके साथ थी वो कहाँ थी? हाँ, वो उसी समय दब गई थी एक ही सैलाब से। और आप उनको बचा नहीं पाई? ना। खुद को कैसे बचाया आपने? मैं अब पता नहीं, मेरे को भगवान ने बचाया होगा। मैं तो हवा से उड़ के आई, हवा में उड़ के सीधा इधर। अब जिस महिला के बारे में सुराग नहीं है, जो मलबे का शिकार हो गई, आज उनकी माता जी यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं। आंखों में आंसू हैं, मन में कई सारे सवाल हैं, बच्चों की फिक्र है, क्योंकि ये जहाँ पर रहती हैं ये जगह अब खतरे के साए में है। ज्यादातर महिलाएं फिक्रमंद हैं कि आखिर क्या होगा। आपकी बेटी से बात कब हुई थी आपकी आखिरी बात? बात 2 दिन पहले हुई थी बात मम्मी से। मैं कहा, मुझे बोला हमें टाइम नहीं लगा, घर में गाय है, कैसा आऊंगा हम घर में। 2 साल से मम्मी को नहीं मिला, मम्मी से पहुंच रहे। ताई आप यहीं पर थी? हाँ, यहीं पर। आपने देखा था सब? हाँ, देखा। हाँ, सब देखा। डर लगा था? हाँ, डर लगा, तब तो ऊपर जा रहे, डर लगा था। अभी तक डर लग रहा है। खाना नहीं खाया हमने उस दिन, मैंने कल भी नहीं खाया खाना मैंने। रात कैसे बीतती है? रात तो हम ऊपर गया, खाली सब लोगों के साथ वहाँ बैठ कर आग जगा कर कोई गौशाला में सो गया। खाली नींद क्या आना था, खाली वहाँ पर तब। अब आगे क्या होगा? इस गांव में रहने वाली, ये गांव ही हम देख रहे हैं 2 टुकड़ों में बट गया है क्योंकि पुल बह गया। इस गांव के लोगों का भविष्य अब क्या है? क्या विस्तारित जगह मिल जानी चाहिए हमको, यहाँ से हटाना। हाँ बस। हाँ, यहाँ कैसे रहेगा हम? जी माँ जी, हमको व्यवस्था करना पड़ेगा सरकार को से। हम तो यहाँ रह नहीं सकते। अब बहुत दरार आ गई इस गाँव में। फिर ऊपर से कह रहे
ऊपर गए थे, कोई हमारे लोग कह रहे वहाँ फिर पानी रुक रहा, फिर इकट्ठा हो गया पानी, कभी भी आ सकता है। ये डर है आपके डर है, बहुत डर है। 7 फरवरी सुबह 10 बजे के आसपास चमोली में क्या हुआ था, यह आपने चश्मदीदों की जुबानी सुन लिया। अब तबाही मचाने वाले सैलाब का वैज्ञानिक विश्लेषण भी देख लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो हुआ वो क्यों हुआ, इस पर कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी से लेकर DRDO तक दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। 6000 मीटर की ऊंचाई से गिरते सैलाब के आगे सब कुछ तिनके की तरह बिखर गया है। ग्लेशियर टूटने को हादसे की वजह बताया जा रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की राय अलग है। सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों और ग्लेशियोलॉजिस्ट का दावा है कि चमोली में बाढ़ की वजह ग्लेशियर टूटना नहीं बल्कि भूस्खलन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तस्वीरों का अध्ययन करने वाली कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डैन शुगर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भूस्खलन की वजह से तबाही मची। इसका सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे धूल के निशानों से मिल रहा है। सैटेलाइट तस्वीर से यह भी बताया जा रहा है कि ग्लेशियर से बनी किसी झील की मौजूदगी नजर नहीं आ रही। भूवैज्ञानिकों ने एक ग्लेशियर के लटके हुए टुकड़े की पहचान की है। कयास लगाया जा रहा है कि शायद दरार पड़ने से भूस्खलन शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भीषण त्रासदी के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मानसून का टाइम नहीं है, बारिश उस तरह से हो नहीं रही है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो स्नोफॉल हुआ है लीडिंग टू एवलांच और जो पोर्स में पानी रहा है, वो संभवतः ये है कि वो उसमें उसका एक कंट्रीब्यूशन रहा, मल्टी फैक्टर कंट्रीब्यूशन रहा। और फाइनली जब ये पानी नीचे आया है तो जो रिवलेट्स है वो उसकी कैपेसिटी इतने पानी को होल्ड करने की नहीं है। DRDO के स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी सेस के वैज्ञानिक गहन जांच कर रहे हैं। चमोली में भी घटना स्थल पर एक टीम पड़ताल में जुटी है। ऋषिगंगा ग्लेशियर के टूटने से रेणी गांव और जोशीमठ के पास तपोवन में जो तबाही आई है, उसकी जांच में DRDO, वाडिया इंस्टीट्यूट और केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय के अधीन कई संस्थाएं जांच कर रही हैं। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने और वहां पर पहले से मौजूद झील में जो पानी था उसके दोहरे प्रभाव से तबाही आई है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने हवाई सर्वे के बाद घटना का विश्लेषण किया है। उन्हें लगता है कि त्रासदी की वजह बेमौसम गर्मी और भौगोलिक हलचल है। अभी भी पहाड़ पर बहुत स्नो है, पहाड़ के ऊपर में बहुत स्नो है और वो एकदम टिका हुआ है। थोड़ा सा भी अगर कुछ ट्रिगर होगा तो फिर और हो सकता है। ये हम लोग को आवश्यक है कि मॉनिटरिंग होता रहे। स्नो बाउंड स्टेट्स हैं तो लैंड ये एवलांचेस होंगे। इसमें भी यही हुआ, स्नो पाइल्ड अप था, धूप कड़ी है, थोड़ा सा मेल्ट होने लगा, उसके बाद ऊपर में कोई पत्थर, बड़ा पत्थर या कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा जो कि क्रिटिकल पॉइंट था, उसी से पूरा स्लाइड हो गया। उत्तराखंड के चमोली में हुई तबाही की असल वजह क्या है, इस पर रिसर्च जारी है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग और इको सेंसिटिव जोन में निर्माण दोनों वजहें हो सकती हैं। मीनाक्षी खंडवाल और आशुतोष मिश्रा के साथ मनजीत नेगी, चमोली, आज तक। देश में कोरोना की जो स्पीड है वो पिछले 24 घंटे में कम हुई है और इसके आंकड़े सामने आए हैं। पिछले एक दिन में 9000 नए मामले पूरे देश से आए हैं, 78 लोगों की मौत हुई है। और अगर सिर्फ हम दिल्ली को देखें तो एक भी मृत्यु नहीं है और ये 10 महीने बाद हुआ है। नए संक्रमितों की संख्या है 100, लेकिन इसके बावजूद सावधानी अभी सबको बरतनी होगी क्योंकि इसी के जरिए ये संक्रमण का चक्र टूट रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।